are going to discuss about a very important article that is greenhouse effect. तो greenhouse effect को आपने लोअर क्लासेस में भी ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो उसके बाद हम फिर इसके ऊपर दोबारा फिर से थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। जो अर्थ सरफेस इज़ द सोर्स ऑफ थर्मल रेडिएशन। सरफेस ऑफ अर्थ जो है वो वहाँ से थर्मल रेडिएशन निकलती है। कब? जब अर्थ वापिस कूल होती है। सो एज इट एब्जॉर्ब द एनर्जी रिसीव फ्रॉम द सन। तो अर्थ क्या करती है? सबसे पहले जो है सन से एनर्जी रिसीव करती है, और जब वापस ठंडी होती है तो थर्मल रेडिएशंस अमिट करती है। आप यहाँ इस डायग्राम में फिगर नंबर 1 में आप इसको देख सकते हैं कि जो सन रेज आती है, और सन रेज जो आती हैं तो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर पहुँचती है, और फिर अर्थ क्या करती है? गर्म हो जाती है। जब सन सेट हो जाता है, सूर्यास्त हो जाता है, सूर्यास्त होने के बाद वो दोबारा से ठंडी होनी शुरू करती है। तो ठंडी होने के लिए क्या करती है? वो रेडिएशंस को री अमिट करती है। ओके। और उसमें आपने देखना और समझने वाली इसमें बात यह है कि देखिए, आप यदि मैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करूं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके का होता है। उसमें जो ऑर्डर है वो है कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। अब इसमें यदि हम फ्रीक्वेंसी देखें तो जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज करती है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करते हैं। मीन्स जो कॉस्मिक रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। और जहाँ तक सवाल वेवलेंथ का है तो ये इंक्रीज करती चली जाती है। और यहाँ से ही आपको जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल समझ आ जाएगा। इसमें होता यूँ है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे ही सन से रेज आती है, ओके, सो अल्ट्रावायलेट रेज आती है, इंफ्रारेड रेज आती है, और विजिबल रेज आती है। तो जब ये रेज अर्थ सरफेस के ऊपर आती है तो अर्थ सरफेस जो है वो गर्म हो जाता है, और सूर्यास्त के बाद जब अर्थ सरफेस दोबारा ठंडा होने लगता है तो इसकी जो एनर्जी यहाँ, जैसे फॉर एग्जांपल की एनर्जी ऑफ इनकमिंग रेडिएशन हुई एच सी अपॉन लैम्डा। अब यहाँ सरफेस ने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हुआ? उसकी एनर्जी घट गई। तो जब ये एनर्जी दोबारा री एमिट करेगा ठंडा होने के टाइम, तो उसकी एनर्जी एच सी अपॉन सम लैम्डा प्राइम हो जाएगी। मतलब क्या हुआ कि जो एनर्जी है वो घट जाएगी। एनर्जी घटने का मतलब क्या? उसकी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और वेवलेंथ इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि वो जो स्पेक्ट्रम है उसके अगले पार्ट में शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि जो विजिबल लाइट है जो रिफ्लेक्ट होने के बाद इंफ्रा रेड लाइट में इन्वर्ट हो जाएगी। राइट। सो उस ये इंफ्रा रेड लाइट जो होगी, इस इंफ्रा रेड लाइट को आप यहाँ देखें डायग्राम में, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, मीथेन के मॉलिक्यूल जो एटमॉस्फेयर में होते हैं वो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये गर्म हो जाता है। हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वो गर्म हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। राइट। सो आप यहाँ देखें कि द वेवलेंथ ऑफ दिस रेडिएशन लाइज इन द लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रा रेड रीजन। ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, जब जब अर्थ सरफेस जो है वापस लाइट को, थर्मल रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है, तो ये जो लाइट होती है ये इंफ्रा रेड रीजन में चली जाती है, और वहाँ से चीज़ें वो हमें इंफ्रा रेड लाइट जो है हमें गर्मी का आभास कराती है। बट द लार्ज पोर्शन ऑफ दिस रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द ग्रीन हाउस गैसेज। इन रेडिएशंस को ये देखिए, जो आप इन इसके ऊपर ध्यान दें, इन रेडिएशंस को जो है, ये जो एमिटर रेडिएशंस होती हैं, ये आप इसके ऊपर ध्यान दें, आप इसके ऊपर रिफ्लेक्टर लाइट के ऊपर आप ध्यान दें, इसके ऊपर आप ध्यान दें। तो ये जो एमिटर रेडिएशंस होती हैं, इनको जो है वो वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन के मॉलिक्यूल, नाइट्रस ऑक्साइड के मॉलिक्यूल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और जो ट्रोपोस्फियर में ओजोन है, ये सब क्या करते हैं? एब्जॉर्बेंट का काम करते हैं, और इससे हमारा जो वातावरण है वो गर्म हो जाता है। राइट। सो इट रिजल्ट्स टू द वार्मर सरफेस। हमारा जो सरफेस है वो और गर्म हो जाता है। इट्स ऑल ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो दिस इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द सरफेस। तो जैसे रेडिएशन की इंटेंसिटी सरफेस से बढ़ जाती है तो एक साइक्लिक, the cycle of processes described above repeated until no radiation is available for absorption। तो ये जो साइकिल है वो लगातार जो है वो रिपीट होता चला जाता है। ओके। सो द नेट रिजल्ट क्या होता है कि जो सरफेस ऑफ अर्थ है वो गर्म हो जाता है, और एटमॉस्फेयर भी गर्म हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। राइट। सो यदि मान लो ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो वातावरण का जो टेम्परेचर है, हमारे जो अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता, बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज हैज़ इन्हांस्ड। ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है,
नाइट्रस ऑक्साइड है, सो इनकी कॉन्सेंट्रेशन बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो गई है और इससे अब अर्थ सरफेस जो है वो गर्म हो जाता है। तो हम यदि एस्टिमेट की बात करें तो एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ जो है वो 0.3 डिग्री टू 0.6 डिग्री सेल्सियस जो इंक्रीज हो गया है सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस सेंचुरी बिकॉज ऑफ दिस इन्हांसमेंट, राइट। इस इन्हांसमेंट की वजह से बिकॉज ऑफ दिस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज जो अर्थ सरफेस का टेम्परेचर है जो 0.3 डिग्री टू 0.6 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया। और यदि हम ये कहें यदि ऐसा ही होता रहा तो ग्लोबल टेम्परेचर जो है 1 से लेकर 3 डिग्री तक आज के कंपैरिजन में कुछ सालों में बढ़ सकता है, राइट। सो दिस ग्लोबल वार्मिंग में कॉज, इससे क्या होगा, हमारी जो ह्यूमन लाइफ है ये प्रॉब्लम में चली जाएगी। आप जानते हैं कि ये जो बिल्कुल सी शोर के ऊपर कंट्रीज़ हैं और यदि सी शोर थोड़ा सा ही बढ़ता है तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनके लाइफ को कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग होगी, सारे जो अर्थ सरफेस के ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हो जाएंगे। ग्लेशियर मेल्ट होने के बाद इसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो सी लेवल में सी में जाएगा। इससे सी लेवल जो है वो बढ़ जाएगा और ये सी लेवल के बढ़ जाने के बाद क्या होगा कि जो सी के किनारे जो जो शहर बसे हैं, जो आबादी बसी है वो सारी की सारी समुद्र में समा जाएगी। तो आप देख लीजिए कि दिस इज सो डेंजरस फॉर ह्यूमंस, राइट। So many coastal cities are at the risk of getting submerged, and the enhanced greenhouse may also result in the expansion of the desert. So जो डेजर्ट एरियाज जो हैं वो भी इंक्रीज हो सकते हैं गर्मी बढ़ते चले जाने से। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड अब ये जो एफर्ट्स आर बीइंग मेड्स टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, सरकारें जो हैं वो अलग अलग नीतियां बना रही हैं ताकि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स हैं या ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका उत्सर्जन को कम से कम किया जा सके। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई मीन जो दूसरा डायग्राम इसके बारे में हमने कम बात की है अभी तक, तो इसके बारे में भी हम बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। अब यहाँ देखिए कि ये सन शाइन कर रहा है और यहाँ से जो रेज आ रही हैं ये है, इनको मैं यहाँ लिख सकता हूँ एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। सो यहाँ एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। इस टाइम जो इनकमिंग रेडिएशंस हैं इनकी यदि एनर्जी जो है वो एच सी अपॉन लैम्डा पर इस अर्थ सरफेस पर आने के बाद यहाँ जो लाइफ है वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। तो जब रात के टाइम अर्थ सरफेस जो ठंडा होता है तो ये घटी हुई जो एनर्जी होती है जिसको मैं ई प्राइम ले सकता हूँ, तो ये एच प्लैंक कांस्टेंट रहेगा, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट रहेगी और ये जो वेवलेंथ है ये लैम्डा की जगह अब लैम्डा प्राइम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो है वो घट चुकी है। एनर्जी घटने का मतलब क्या होगा, वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो ये है लॉन्ग वेवलेंथ का जो कॉन्सेप्ट आप जो यहाँ देख रहे हैं। ये जो लॉन्ग वेवलेंथ है फिर इसमें जो ये मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स ये जो है अर्थ सरफेस अर्थ एटमॉस्फेयर में जो होते हैं इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसकी वजह से सारे का सारा जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो जाता है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेकेंड डायग्राम आई हैव एडेड ओवर हियर फॉर योर क्लैरिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट। थैंक यू वेरी मच।